आदाब। मुनसिफ टीवी की खास पेशकश बियॉन्ड बॉर्डर्स में आपका इस्तकबाल है और मैं हूं सैयद अहमद जीलानी। बियॉन्ड बॉर्डर्स में आज बात करेंगे गजा में जंगबंदी लेकिन कोई तब्दीली नहीं, अमन कहां और इमदाद कहां। तो नाज़रीन, गजा की इमदाद और इंसानी बहरान की सूरत हाल ने आलमी सतह पर तशवीश को बढ़ा दिया है। जंगबंदी के एक हफ्ते से ज़्यादा अरसे के बाद भी गजा में फ़लस्तीनियों का कहना है कि उनकी ज़िंदगियों में कोई ख़ास तब्दीली नहीं आई है, क्योंकि इसराइली इमदादी सामान की तरसील पर शदीद पाबंदियाँ आयद कर रहा है। ये पाबंदियाँ गजा में इमदाद की कमी और इंसानी बहरान को मज़ीद बढ़ा रही है। इसराइल के ज़ेर कंट्रोल सिर्फ 2 क्रॉसिंग खुले हैं, जबकि रफ़ाह क्रॉसिंग बंद है, जिसकी वजह से गजा में ज़रूरी सामान जैसे खुराक, दवाएं और दीगर इमदादी अशिया की कमी शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। रफ़ाह क्रॉसिंग का बंद होना ख़ासतौर पर इंसानी हुकूक़ के लिहाज से तशवीश का बायस है, क्योंकि वाहिद रास्ता है जो गजा को मिस्र से जोड़ता है और इसके ज़रिए बैनुल-अक़वामी इमदाद का एक बड़ा हिस्सा पहुँचता था। आलमी बरादरी की तरफ से जंगबंदी के बाद गजा में इमदाद की तरसील की उम्मीदें वाबस्ता की गई थी, मगर इसराइल की तरफ से इमदादी सामान की आमद पर पाबंदियाँ ये ज़ाहिर करती हैं कि गजा में इंसानी मुश्किलात में मज़ीद इजाफा हो रहा है। इमदादी सामान की तरसील और ग़िज़ाई अशिया की फराहमी के हवाले से जो वादे किए गए थे वो अब तक पूरे नहीं हो सके। इस दौरान सेहत के शोबे की हालत भी बदतर होती जा रही है। अस्पतालों में दवाओं की कमी, तिब्बी सहूलतों का फुकदान और इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही ने एक संगीन सूरत हाल पैदा कर दी। इन हालात में बैनुल-अक़वामी इंसानी हुकूक़ की तंजीमों और अक़वाम मुत्तहिदा ने इसराइल पर जोर दिया कि वो फौरी तौर पर इमदादी सामान की तरसील को बिला रोक टोक जारी करे, ताकि गजा में मौजूद लाखों अफराद को बुनियादी ज़रूरियात की फराहमी मुमकिन हो सके। मजमूई तौर पर गजा में फ़लस्तीनियों के लिए जंगबंदी के बाद भी अमन की कोई अलामात नहीं दिखाई दे रही है और इमदाद की फराहमी का अमल अब भी तातुल का शिकार है। इस अहम मुद्दे पर बात करने के लिए आज हमारे साथ खास मेहमान प्रोफेसर अर्शी खान, जो कि एक्सपर्ट है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का, और नूरुल कमरन साहब सीनियर जर्नलिस्ट है। आलमी उमूर पर आप भी गहरी नज़र रखते हैं। आपका दोनों का बहुत बहुत इस्तकबाल है। प्रोफेसर साहब, जिस तरह से अमरीकी नायब सदर ने इसराइल के दौरे के दौरान कहा था कि गजा में जंगबंदी बहुत अच्छी तरह चल रही है, जारी है, लेकिन तवील मुद्दती अमन में वक्त लगेगा, कैसे देखते हैं इस बयान को? भाई, ये जो बयान है इनका, ये बयान तो आज ही आया है जी, और ये कल वहां पहुंचे थे 21 तारीख को, आज 22 तारीख है जी। इसके बाद इन्होंने जो है प्राइवेट मीटिंग की बेंयामिन नेतन्याहू से। अब प्राइवेट मीटिंग में 1 to 1 में जो बात हुई, क्या हुई मुझे नहीं पता जी। उसके बाद इन्होंने जो है ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद ये जो है साउथ ऑफ इजराइल में जो वहाँ पे कोऑर्डिनेशन सेंटर बना है, जिस वहाँ पे खास करके 200 मिलिट्री ऑफिशियल्स अमेरिका के वहाँ पे हैं, वहाँ जाके विजिट किया। वहाँ पे इजराइल के सोल्जर्स हैं, कनाडा के सोल्जर्स हैं, जर्मनी के हैं, ब्रिटेन के हैं, जॉर्डन के हैं और डेनमार्क के हैं। और वो इसलिए वहाँ पे रखे गए हैं कि वो मॉनिटर करेंगे इम्प्लीमेंटेशन को। ठीक उसी तरह से कमेटी एक बनी थी आपके लेबनान के सीज फायर के बाद, और उस कमेटी में अमेरिकन को रखा गया था और फ्रेंच लोगों को रखा गया था, लेकिन उसके बावजूद आप देखें कि 3000 से भी ज़्यादा वायलेशंस वहाँ पे इजराइल ने किया है सीज फायर का लेबनान में। यहाँ पे भी अगर जेडी वांस को आप देखें, अगर जेडी वांस के अगर आप देखें वहाँ पे बयानात को, तो बयानात मेरे ख्याल से काफ़ी मिक्स्ड है। मैं कहूँगा कि मिक्स्ड है, कंफ्यूज्ड है, और एक तरह से वो नॉट गुड फॉर इजराइल भी है। फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने ये कहा कि ये जो 20 पॉइंट प्रोग्राम है, इसको इम्प्लीमेंट होने में, मतलब इसको पूरा होने में बहुत टाइम लगेगा। एक तो बात ये कहा। दूसरी बात ये कहा कि वहाँ पे जो हमास है, ये अब कोई बहुत बड़ा इजराइल के कोई खतरा नहीं, जबकि इजराइल ये कहता है कि बहुत बड़ा खतरा है, तो ये इजराइल के फेवर में नहीं गया। तीसरी बात इन्होंने ये कहा कि कोई भी अमेरिकन सोल्जर गाजा पे कदम नहीं रखेगा। ये 3 चीज इन्होंने कहा। लेकिन प्रोफेसर साहब, ये सारी चीजें हैं, लेकिन इस बीच इमदाद की जो तरसील है, इसराइली पाबंदियां क्यों, और इसका आलमी सतह पर क्या असर पड़ रहा है? क्या हम सिर्फ अमेरिका की तरफ देखें, जब वो कहे हो जाए और जब कहे रुक जाओ तो रुक जाएं? नहीं, वो तो देखिए, सीज फायर का वायलेशन तो सीज फायर की जब बात चल रही थी तब भी हो रहा था,
और सीज फायर की बात तो हो गई कि भाई एग्री कर गए 8 तारीख को, 8 अक्टूबर को, और ये साइन हो गया आपके 10 तारीख को। जी 13 तारीख को जो बड़े बड़े साहब लोग आए ये शर्म शेख में, वहां पे इन्होंने मोहर लगा दी। जी तो ये तो 10 तारीख से माना जाता है कि वहां पे चल रहा है। 10 तारीख से अब तक आप देखेंगे तो उस दौरान थ्रू आउट ये लोगों को मारते रहे, 100 से ज्यादा लोगों को मार दिया। जी जी मोर देन 50 जो है इंस्टेंसेस ऑफ वायलेशन ऑफ सीज फायर हुए। ये पहले भी हुआ था, जनवरी में जब सीज फायर उन्होंने किया था, उस जी दौरान में जो 42 डेज का पहला फेज था, जी तो 42 डेज के पहले फेज में इन्होंने मोर देन 150 लोगों को मारा, जख्मी हजारों हुए। लेकिन उस वक्त आप देखेंगे कि हमास ने रिटेलिएशन नहीं किया, इसलिए कि जो दूसरा फेज था उसमें इजरायली आर्मी को विड्रॉ करना था। लेकिन आप देखेंगे जो दूसरा फेज शुरू हुआ तो उसमें आपके इन्होंने कोई और शर्त रख दी आपके नतीजाओं ने। फिर ये कहा कि हमास जो है कोऑपरेट नहीं कर रहा है। और ठीक उसी तरह से आप देखेंगे कि कल जो बयान आया है ट्रंप का, जी तो ट्रंप का जो बयान है उससे ये लगता है कि उनके पास कोई खबर ही नहीं है, गलत खबर दी जा रही है। भाई इतने बड़े आप प्रेसिडेंट हैं, इतना बड़ा आपने जो है जोखिम उठाया, वहां टीम पे आपकी इजराइल में है। हाँ, उन्होंने ये कहा कि उन्होंने जो है हमास को एक्यूज किया कि तुम जो है रिस्पॉन्सिबल हो इसके लिए, सीज फायर के वायलेशन के लिए। बिल्कुल उल्टी बात। और फिर ये धमकाया उसको कि अगर मैं थोड़ा और वक्त देता हूं कि तुम इसको रोक दो। जी आपने देखा होगा कि यासिर अबू शबाब जो बहुत बड़ा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जो वहां पे लूट पाट मचाता है, खास करके 8 ट्रक का, और वहां के जो फलस्तीनी जो रेजिस्टेंस के लोग हैं उनको मारता है, तो ये किसने बनाया, किसने उनको गाड़ी दी, किसने ट्रेनिंग दिया, किसने? एक तो इन्होंने ये छोड़ दिया वहां पे। उसके बाद आप देखेंगे कि इजराइल के जेल में जो अभी आपके यहाँ से लोग पकड़े गए थे, कम से कम 77 लोगों को, 77 लोग जो है टॉर्चर से मार दिए गए। 9,000 से लोग अभी भी ज्यादा वहां पे जेल में हैं। अभी भी कंटिन्यूअस थोड़ा बहुत वहां बॉम्बिंग हो रही है, लोग जख्मी हो रहे, मारे जा रहे हैं जी। इसके बाद आप देखेंगे कि एवरेज जो है डेली 10 तारीख से अब तक सिर्फ 89 ट्रक्स ही अंदर जा रहे हैं, जबकि एग्रीमेंट में लिखा हुआ था कि कम से कम 600 ट्रक अंदर जाएंगे। जी बिल्कुल। हालांकि उससे भी ज्यादा हुई है। सबसे बड़ा सवाल यह है कमरन साहब, जिस तरह से आपने प्रोफेसर साहब ने कहा कि ट्रक 600 से ज्यादा जाने थे, लेकिन इस पर भी पाबंदी है इजराइल की। रफा क्रॉसिंग का बंद होना इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी नहीं है? और क्या जंगबंदी में रास्ते खोलना तय नहीं हुआ था? फिर जंगबंदी का मतलब क्या है कमर साहब? जंगबंदी अगर होल्ड करेगी तो ये अमेरिकन लॉबी और जो भी अक़वाम आलम के ये जो ताकतें हैं उनके लिए ये बहुत बड़ी बात है। दे आर सेइंग दैट इफ द सीज फायर इज होल्डिंग इटसेल्फ एन अचीवमेंट। देखिए, अगर आप थोड़ा सा इस पे बारीक बीनी से नजर दौड़ाएंगे तो आप इस बात के कायल हो जाएंगे कि ना हमास नेगोशिएशंस में कहीं पहुंच सका, ना इजराइल। जी। फिर अमेरिकन जो 20 पॉइंट प्रोग्राम था या 20 पॉइंट एग्रीमेंट था, वो उन पे थोपा गया। इट वाज सुपर इम्पोज्ड ऑन देम एंड दे वर मेड टू एग्री टू इट। और आप देखेंगे इस सारे मकमसे में और सारी टास्क में और सारे हल में जी। जो बेसिक लोग हैं वो फलस्तीनियंस हैं, वो कहीं नहीं है जी। एक्सेप्ट दैट हमास के साथ कोई इनडायरेक्ट राबिता है, डायरेक्ट कोई टास्क उनके साथ नहीं हो रही है एज ऑफ टुडे बिटवीन इजराइल एंड हमास। ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन सबसे मानी खेर जो बयान आया है वो अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट का आया है, जब उन्होंने बोला कि हमास इज नो लॉन्गर अ थ्रेट टू इजराइल। तो इससे ये अंदाजा हो रहा है कि शायद उन्होंने जो अंडरग्राउंड उन्होंने प्रो गवर्नमेंट और प्रो इजराइल मलेशिया बनाई है शबाब की, शायद उनकी ग्रिप इतनी बढ़ गई है कि वो ये कह रहे हैं कि हमास अब कोई हमारे लिए खतरा नहीं है। लेकिन जहां तक ट्रक्स का ताल्लुक है और जो रिफा क्रॉसिंग है उसको बंद करने का ताल्लुक है, उससे ये अंदाजा हो रहा है कि इवन द फूड वुड बी यूज्ड एज अ बार्गेनिंग चिप बाय इजराइल ऑन टेबल। वो बोलेंगे हम अब ट्रक डालेंगे अगर वो ये करेंगे, फिर हम ट्रकों की रफ्तार को बढ़ाएंगे अगर हमास ये नहीं करेगा या फलस्तीनी ये नहीं मांगेंगे। एंड इन द मीनवाइल आप देख लीजिए कि डेथ लगातार हो रही है। यानी जंगबंदी के बाद भी बार्गेनिंग हो रही है इजराइल की तरफ से। बिल्कुल बिल्कुल हो रही है। और आप खुद देख लीजिए, विटकॉफ भी आ रहा है कल और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी आ रहे हैं, वो 2 दिन और ठहरेंगे। अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट इज देयर, क्योंकि फेज 2 जो इसका है एग्रीमेंट का, वो सबसे ज्यादा उसमें पेचीदगियां आ रही हैं। सबसे बड़ी पेचीदगी ये है कि इजराइल अब ये कह रहा है कि हम अपनी चॉइस का आपको बताएंगे कि हु वुड बी द पार्ट ऑफ स्टेबलाइजिंग फोर्स या इंटरनेशनल फोर्स जो भी इन्होंने डिसाइड किया है। दे विल कम टू
गाजा टू गवर्न इट पोस्ट मिलिट्री विड्रॉल ऑफ इजराइल। उसमें उन्होंने ऑब्जेक्शन की है कई ममालिक की, खासकर उसमें जिनका नाम आया है जबरदस्त तरीके से इंटरनेशनल मीडिया में है, वो है टर्किया। लेकिन अंकारा और यूएस के रिलेशनशिप बहुत अच्छी है। अंकारा इज वेरी कीन टू बी द पार्ट ऑफ द स्टेबलाइजिंग फोर्स विद इन गाजा, लेकिन इजराइल उस पर ऑब्जेक्ट कर रहा है। वो कह रहे हैं नहीं, हम कहेंगे कि किस किस मुल्क के दस्तों को हम गाजा में उतरने देंगे या गाजा में कदम रखने देंगे। देखिए, ये जो पेचीदगियां इसमें है, तो इसमें बहुत टाइम लगेगा। एक तरह से पूरा सिर्फ इजराइल की तरफ से है, एक तरफा है। फिर आपने फिलिस्तीनियों को क्या मौका दिया है इसमें? नहीं, फलस्तीनी तो इस पीस प्लान में कहीं पार्टी है ही नहीं एज ऑफ टुडे। वो तो पार्टी है नहीं, दे आर नॉट पार्ट ऑफ इट। देखिए, इसमें अरब ममालिक हैं, कुछ देश हैं, बाकी हैं, टर्की है, लेकिन फलस्तीनियंस एज सच, एज एन एंटिटी और अ प्राइमरी पार्टी इज मिसिंग फ्रॉम द टेबल। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि अमेरिका ने जो 20 नकाती प्रोग्राम बनाया है टू ब्रिंग लास्टिंग पीस इन गाजा एंड इजराइल, उसमें आप देख लीजिए कि अमेरिका की वो सारी जो भी ये उसमें शिकें हैं, वो सारी उन्होंने पहले डिस्कस की है इजराइल के साथ। वो सुपर इम्पोज करना चाहते हैं एक सोल्यूशन ऑन द पीपल ऑफ फलस्तीन। दिस इज व्हाट इज फॉर यू ऑन द टेबल, आइदर यू टेक इट और डोंट टेक इट। बिल्कुल। अर्शी साहब, जिस तरह से अब कमर साहब भी बता रहे हैं कि ये जंगबंदी के बाद भी अमन कायम करने की क्या कोशिशें, इसको नाकाम समझे हम? जिस तरह से जंगबंदी की बात हो रही है लेकिन अमन कायम नहीं हो रहा है, तो जो कोशिशें हो रही है क्या वो नाकामी की तरफ जा रही है? देखिए, अभी तो ये कहेंगे कि पूरी तरह से नाकामी की तरफ नहीं है, लेकिन नाकामी है इसलिए कि वहां पे आपने डिक्लेयर कर दिया कि सीज फायर हो गया, क्योंकि इंसानी बहरान खत्म नहीं हो रहा है। सवाल ये है। और फिर इसकी निगरानी की जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेदार कौन है कि ये सारी चीजें स्टेबलाइज हो जाएं? आप ये देखिए कि गाजा में किलिंग जारी, वेस्ट बैंक में किलिंग जारी, ईस्ट जेरूसलम में किलिंग जारी जी, यासिर अबू शबाब वहां पे जारी। उसके बाद जो है आप देखिए कि वहां पे जितने भी फॉरेन फोर्सेज हैं उनको साउथ ऑफ इजराइल में बुला लिया गया है, बहुत ज्यादा नहीं है। उसके बाद आप देखिए जितने अमेरिकन ऑफिशियल्स है वो बार बार आ रहे हैं। एक ही महीने के अंदर में मार्को रूबियो जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, बहुत बड़ी चीज होती है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ये एक महीने में 3 मरतबे आ चुके हैं, इसलिए कि कल आ रहे हैं रूबियो। चौथी बात आप देखेंगे किसी भी स्टेटमेंट में इन्होंने कभी भी हमास के लिए कोई भी हमदर्दी नहीं की, बल्कि हमास को हमेशा कहा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। चौथी बात देखेंगे, इन्होंने कहीं भी नहीं कहा कि भाई वहां पे 2 स्टेट सोल्यूशन, ये मिडिल ईस्ट पीस की बात कर रहे हैं। चौथी चीज आप देखें कि वैंस का जो पूरा स्टेटमेंट आया प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें ये कहा कि ये जो सीज फायर है ये एक अपॉर्चुनिटी है जिससे इजराइल अपने अलायंस को, मिडिल ईस्ट में अलायंस को एक्सपेंड करेगा, मतलब अब्राहम अकॉर्ड को एक्सपेंड करेगा और लोगों से जो है वो रिकॉग्निशन हासिल करेगा और फलां हासिल करेगा। तो ये जो चीजें हैं ये एक तरफ से तो लग रहा है कि काफी ज्यादा, लेकिन उसके अलावा आप देखेंगे कि कोई भी मैकेनिज्म नहीं है जी जो कि वहां पे इजराइल को कहे कि आप क्यों वहां पे वायलेशन कर रहे हैं, बल्कि उल्टा हमास पे ये कर रहा है ब्लेम। आपको ये पता है कि 2 जो सोल्जर मर गए बम वहां पे ब्लास्ट में जी, आपके रफा में जी, इसलिए कि गाड़ी उस पर चल रही थी और वो ब्लास्ट कर गई। रफा में कोई आपके सोल्जर्स तो हमास के हैं नहीं, ये बेसिकली इन्होंने जो प्लांटिंग की थी आपके इन्वेडिंग फोर्सेस ने, वही ब्लास्ट हुआ। अब उसके बाद इन्होंने बॉम्बिंग कर दी, वहां पे कई लोग मार दिए गए। तो अच्छा, उसके बाद आप देखेंगे करीब 3 बड़े बड़े रिफ्यूजी कैंप जो आपके वेस्ट बैंक पे थे वो पूरी तरह से खाली हो गए, और जब वहां पे लोग वापस जाना जा रहे हैं तो आप उसको खत्म कर रहे हैं, वहां जाने नहीं दे रहे हैं। तो हर तरह की वो चीज हो रही है जिससे वहां पे किसी भी मतलब प्रोवोक करना किसी तरह से। अब वहां पे हमास ने जो है अपने रेजिस्टेंस को, रिटेलिएशन को रोक दिया है ताकि भाई लोग उसको बदनाम न करें, लेकिन मुझे ये लगता है जी कि अगर ये चीजें कंटिन्यू करती रही तो हमास हो सकता है कि फिर रिटेलिएट करना शुरू करे, इसलिए कि हमास में जो ऑर्गेनाइजेशनल कैपेसिटी है और रेजिस्टेंस की जो कैपेसिटी है वो इसने 2 साल में दिखाया जी। बिल्कुल। और मुझे ये लगता है कि अगर इजराइल ने फिर भी इस चीज को नहीं रोका, वायलेशन करता रहा, तो हो सकता है कि और भी कंट्रीज इसमें शामिल होंगे और मजीद हालात खराब होंगे, और ये हालात सिर्फ इजराइल नहीं यूएस के लिए खराब होंगे। इसलिए कि यूएस ने भी ये नहीं कहा कि भाई वहां पे आप वायलेशन कर रहे हैं, वैंस ने भी नहीं कहा, किसी ने नहीं कहा, बल्कि और एक तरह से इनको। लेकिन आप एक और चीज देखेंगे जी कि इसके अलावा इसराइल जो है पूरी तरह से तशफ़ी नहीं है, हैप्पी नहीं है, खुश नहीं है जर्डी वाम से
या ट्रम्प से। हालांकि ये दोनों बहुत क्लोज हैं, इसलिए नहीं खुश है कि जेडी वांस ने ये कहा कि भाई हम ऑप्टिमिस्टिक हैं, लेकिन इनको हमास को डिसआर्म करना और वहां पे रिकंस्ट्रक्शन करना बहुत टाइम लगेगा, बहुत डिफिकल्ट टास्क है। फिर इन्होंने कहा कि हम कोई डेडलाइन नहीं देते हैं कि हमास को आप डिसआर्म करेंगे। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि एक, हाँ, ये डायरेक्ट तो नहीं कर सकते हैं कि हम हमास को थोड़ा सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन अब ये है कि अगर पूरी तरह से अमेरिका इनके हाथ में खेलता है तो जो भी इज्जत है वो खत्म हो जाएगी जी। इसलिए कि आप देखेंगे कि रिपब्लिकन पार्टी में 41% अभी पोल हुआ है इसका, आपके रीटर्स ने कराया, राइटर्स जी 41% जो इनके, या 41 या 43% जो रिपब्लिकन पार्टी के लोग हैं जी, वो कह रहे हैं कि वहां पे 2 स्टेट सोल्यूशन होना चाहिए। और 80% जो डेमोक्रेट्स हैं जी, वो कहते हैं वहां पे 2 स्टेट सोल्यूशन होना चाहिए। तो किस चीज पे इंडिकेट कर रहा है? ये इंडिकेट ये कर रहा है कि इजराइल का जो पुराना गेम था, इसमें ये होलसेल आप टेक ओवर कर लेते थे पूरे अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन को, वो अब मुश्किल हो रही है जी। अब वो मुश्किल इस वजह से हो रहा है कि इजराइल के जो ख्वाहिशात हैं वो बढ़ गए। हाँ, एक होता है कि भाई आप पहले पैलेस्टीनियन को कंट्रोल करते थे, अब कंट्रोल नहीं कर रहे, आप तो उनको उजाड़ रहे हैं पूरी तरह से। इसके बाद आप देखेंगे कि जैरेड कुशनर जो है ये आए हुए हैं। जैरेड कुशनर का ही प्लान है, जैरेड कुशनर है अमेरिकन, लेकिन इनकी लॉयल्टी इजराइल के लिए, जो कि एक फॉरेन कंट्री है। अब मैं अगर अपने कंट्री का हूं और दूसरे के लिए लॉयल रहूं तो खराब बात है ना। तो ये आप, जैरेड कुशनर एक खतरनाक चीज ये कहा, उनका भी चेहरा उतरा हुआ था और आपके नेतन्याहू साहब का भी चेहरा उतरा हुआ था, बावजूद देखे कि उन्होंने प्राइवेट सिटिंग की। और अगर आप इनके चेहरे को देखें, जेडी वांस को, तो ही वाज नॉट लुकिंग वेरी हैप्पी एंड फ्रेंडली आल्सो जी, डिस्पाइट ऑल आर्गुमेंट। तो जैरेड कुशनर ने यह कहा कि अगर हमास वहां पे पावर में किसी तरह से रहता है तो रिकंस्ट्रक्शन की कोई भी फंडिंग हम नहीं जाने देंगे। इसका मतलब क्या है? तो चीजें काफी मिक्स आ रही हैं। और इजराइल की तरफ से, नेतन्याहू की तरफ से ये भी कहा गया कि वो पीएलओ के साथ जो है दूसरे रास्ते से हमास गजा में सरकार में रहेगा दूसरी शक्ल में, ये भी उसको शक है। नहीं, टेक्निकल कमेटी, देखिए ऑलरेडी टेक्निकल कमेटी जो होगी जिसमें लोग उसमें करेंगे, हमास ने ऑलरेडी सिलेक्शन कर लिया लोगों का, ये इजराइल को पता है और इजराइल को अवॉइड कर नहीं सकता है। जो इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स है जी, उसमें आपके टर्की और अजरबैजान, हालांकि अजरबैजान काफी प्रो इजरायली है, तो हो सकता है कि ये दोनों आ जाए। ठीक, तो टर्की की फोर्स अगर वहां पे आती है तो सिचुएशन हो सकता है चेंज हो। लेकिन अब यहाँ पे जरूरत इस बात की है कि अगर अमेरिका इस पे खामोश है कि भाई क्यों नहीं इंप्लीमेंट कर रहे हैं आप, तो बाकी जो अरब स्टेट्स हैं और आपके पाकिस्तान है और अब इंडोनेशिया, मलेशिया है जी, ये लड्डू मुंह में रख के जो बैठे हुए हैं, तो इनको तो बोलना चाहिए ना कि भाई आप क्या कर रहे हैं, ये दबाव डालें। जैसे इजराइल दबाव बना रहा है ट्रंप पे, तो ये भी तो दबाव बनाए वहां पे जाके, बिल्कुल ये भी तो जाए वहां पे। तो आप ये देखेंगे कोई भी अरब लीडर, सारे अरब लीडर्स को चाहिए कि वो भी ट्रंप पर दबाव बनाए, हालांकि आप जो है उनको भत्ता तो देते ही हो। जिलानी साहब आधा मिनट मुझे दे दीजिए। कोई भी अरब लीडर्स जो इसमें शामिल थे निगोशिएशन में, और आपके जो 20 लोग वहां पे गए हुए थे, इनमें से कोई भी आदमी गाजा गया क्या? ना। या उनके फैमिली वहां पे तो भाई यतीम है, उजड़े हुए लोग हैं, वो भी तो इंसान है। बिल्कुल, ये लोग तो मिल रहे हैं कि जो होस्टेज की फैमिली थी उनसे मिल रहे हैं। हाँ, एक चीज और मैं बताऊं कि जेडी वांस ने क्या कहा जी। जेडी वांस ये कहा कि वहां पे मलबे में लोग दबे हुए हैं, खास करके जो डेड कैप्टिव हैं, तो ये इसको हमास को इससे सपोर्ट मिला है। तो इस वजह से आप देखेंगे कि सिचुएशन ऐसी बन रही है कि बाद में हो सकता है कि इजराइल अमेरिका से थोड़ा सा बिखर जाए, हो सकता है। एक मेरा तो क्या इसीलिए पूरी तरह से दबाव बनाने के लिए ट्रंप की टीम इजराइल में है, इजराइल पर दबाव बना रहे। हाँ, इसी तरह ये भी एक, बिल्कुल सही कर रहे हैं, ये एक पार्ट है जो आप कह रहे हैं, ये एक है, ये चीज सही है जी। खबर साहब, एक बड़ा डेवलपमेंट ये भी आया कि मिस्र के जो इंटेलिजेंस चीफ है उसकी नेतन्याहू से मुलाकात होती है, उसकी टीम से मुलाकात होती है। क्या मतलब है? रफा क्रॉसिंग खोला नहीं गया, मिस्र के इंटेलिजेंस से इनकी मुलाकात, तो गजा से जुड़ी सरहद मिस्र को ही देखनी है, तो क्या बैकडोर से कुछ और प्लानिंग हो रही मिस्र के साथ इसराइल की? ठीक है, आप देख लीजिए कि इजिप्ट has played the key role in this agreement, and they have been the kind of a bridge between USA and between Israel and also between Hamas. आप देखेंगे कि कतर से एकदम सारी एक्टिविटीज जो थी, सफारती सरगर्मियां जो थी, वो एकदम मिस्र चली गई और शार्म एल शेख में फाइनली एग्रीमेंट हो गया जी।
मिस्र का इसमें बहुत ही अहम रोल है, लेकिन जो फेज 2 है, मैंने पहले भी कहा आपको कि ये जो प्लान है, अमेरिकन प्लान है, ये किन की शय पे बना है? ये अरब कंट्रीज, खासकर सऊदी अरबिया जो है, उन्होंने अमेरिका के साथ प्लीड किया कि हमारा जो जॉइंट प्रोग्रेसिव मैकेनिज्म है, जो हम अरब कंट्रीज अपने ख्वाब देख रहे हैं कि विद अमेरिकन असिस्टेंस एंड विद अमेरिकन एड एंड विद देयर डेवलपमेंट, हम एक दूसरे के साथ मिलकर जो प्रोग्रेस बनाना चाहते हैं, उसमें सबसे बड़ी हिंड्रेंस है गाजा में जो वार चल रहा है और इजराइल की एक्सपेंशनिस्ट स्ट्रेटजीज। तो इस पे आप रोक लगाइए। जो प्लान बना है ट्रंप का, आप देख लीजिए कि ये एक प्लान बना है विच हैज बीन सुपर इम्पोज्ड ऑन इजराइल एंड ऑल्सो ऑन द हमास। देखिए, यही वजह है कि इजराइल इज नॉट सो हैप्पी विद दिस 20 पॉइंट प्रोग्राम। दे आर नॉट सो हैप्पी, क्योंकि फेज 2 में आप देख लीजिए उनको आर्मी को हटाना है और वहां से वो कह रहे हैं कि आप हमास को डिसएंगेज कर लीजिए। लेकिन हमास का जो ये बना है एंटिटी, उसमें आप देख लीजिए कि द लास्ट लॉफ वुड बी ऑफ दैट ऑफ ईरान। ईरान में आप देख लीजिए, खामनाई साहब ने भी एक बयान दिया है ऑन द प्रोटेस्ट इन यूएस। उसने एक जैब किया है इसको, ट्रंप को कहा है कि आप घर में नजर मारिए कि आपको कितने प्रोटेस्ट हो रहे हैं। नो किंग्स प्रोटेस्ट जो वहां चल रहे हैं इन ऑल द स्टेट्स, उसने उनको इशारा किया है कि द ट्रबल इज नॉट ओनली ब्रीविंग अराउंड बट ऑल्सो इन योर बैकयार्ड। तो उस पे आप नजर मारिए, क्योंकि ईरान, मैंने इससे पहले के प्रोग्राम में भी और डॉक्टर साहब ने उसमें बहुत ही तफसील के साथ बयान किया है कि बेसिकली द लास्ट लॉफ इन द रीजनल पावर गेम वुड बी ऑफ दैट ऑफ ईरान। ईरान एक फॉर्मिडेबल फोर्स ही नहीं है, बल्कि आप मान लीजिए कि हमास की जो स्ट्रेंथ है और जो स्ट्रेटजीज हैं, उसके पीछे जो कारफरमा लोग हैं वो ईरान से हैं, और ईरान एज एन एंटिटी would emerge more stronger than the Arab nations in the final phase of this resolution. बिल्कुल प्रोफेसर साहब, जिस तरह से सरहदों की बात करें तो सरहदों के आसपास जो ममालिक है उनसे तो कोई उम्मीद नहीं। मिस्र तो अभी बातचीत ही कर रहा है सरहद को खोलने या ना खोलने, जो भी है चीज़ें, लेकिन इसराइल पर दबाव डालने के से क्या मसला हल होगा या मज़ीद पेचीदा हो सकता है? अमेरिका पूरे दबाव पर है इसराइल के ऊपर अभी। और दूसरी चीज़, अरब ममालिक जिस तरह से हमेशा खामोश रहे, इस बार भी खामोश है, लेकिन क्या सरहदों के आसपास हमास हो, हिजबुल्लाह हो और दीगर जो इस तरह के ग्रुप्स हैं, उन्हें एक ब्रेक मिला है इस जंगबंदी से कि वो फिर अपने आप को तैयार करें दोबारा? क्या इस तरह की सूरत हाल बन रही है आखिर? देखिए ब्रेक तो मिला है, और जितना मिनिमम बॉम्बिंग होगी उससे ज़्यादा उससे हमास को या जो भी रेजिस्टेंस फोर्स हैं आपके साउथ ऑफ लेबनान में, नेचुरली उनको अरेंज करने में और रीऑर्गेनाइज करने में मौका मिलेगा। इसलिए कि इनका जो मेन मकसद है भाई कि हमारी जो जमीन को आपने कब्जा किया उस पर छोड़ दीजिए, दैट्स ऑल जी। उनको कोई ये नहीं है। उसके बाद आप देखेंगे कि ईरान जो है कंटिन्यूअसली अपने डिफेंस को मजबूत कर रहा है। तीसरी चीज आप देखेंगे कि अरब में भी एक लेवल ऑफ एक लिमिट हो गया कि भाई अब हम क्या करें। जो कतर के साथ जो चीजें हुई क्या वैसे ही होंगी या क्या है, तो काफी कंफ्यूजन है कि हम क्या करें, इनके साथ इंगेज करें हमास के साथ या इजराइल के साथ, अब्राहम अकॉर्ड, ये देखेंगे। ट्रंप का आप देखेंगे कि ट्रंप ने ये भी कहा था, आपको याद होगा जी, कि कोई भी वेस्ट बैंक को किसी भी तरह से टेक ओवर नहीं किया जाएगा, आपको याद होगा। हाँ बिल्कुल ठीक है। तो ये आपके इजराइल के फेवर में नहीं जा रहा, इसलिए कि होता यह है कि इजराइल के फेवर में इसलिए नहीं जा रहा है कि इजराइल के जो ख्वाहिशात जहां तक थे महदूद, उसमें तो अमेरिका पूरी तरह से सेट हो रहा था। लेकिन जब ख्वाहिशात का दायरा बिल्कुल बियॉन्ड बाउंड्री चला जाए कि आप लोगों को खत्म कर देंगे या पूरे चीजों को हम टेक ओवर कर लेंगे, और सीरिया में भी गोलन हाइट से आप क्रॉस कर गए, है ना, बिल्कुल, तो होता ही है कि उसमें फिर जो बाकी लोग हैं उनके पास वो कुछ चीज नहीं रहती कि अपने आप को जस्टिफाई करने। इसके बाद आप देखें कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने अभी आज जी ये कहा है कि आप किसी भी तरह से वहां पे ह्यूमैनिटेरियन एड को नहीं रोक सकते। ये एडवाइजरी ओपिनियन आया है अभी। और इसका मतलब क्या? इसका मतलब इसके अलावा आप देखेंगे कि खुद नेतन्याहू ने रिक्वेस्ट किया है आपके कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर से जी, या उनके ऑफिशियल ने किया है कि उन्होंने जो कहा है कि हम आईसीसी ने कहा ना कि आप कोई भी वार क्रिमिनल को अरेस्ट कीजिए, तो आप उस पर नजरसानी कीजिए। हाँ।
तो ये आप देखेंगे कि इजराइल जो है अपने ख्वाहिशात को बढ़ाने की वजह से खुद अपने लिए एक क्वेगमार मसाइल में खड़े कर आ चुका गया। है। हाँ, बिल्कुल, खड़ा एक चुका है। तरफ जो है अदालतों का खदशा, दूसरी तरफ अपनी ख्वाहिशात को भी पूरा करना है। जी, ये बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन अमेरिका का दबाव किस हद तक काम करता है ये देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब और कमरन साहब इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए। बहरहाल अमन और इमदाद अभी पूरी तरह से गजा में नहीं पहुंची है कि अमेरिका इजराइल को किस हद तक कायल कर पाएगा इस सीज फायर पर बरकरार रहने के लिए, ये आने वाला वक्त बताएगा। बियॉन्ड बॉर्डर्स में फिलहाल इतना ही। आदाब।